मदद के लिए बुला रहा हूं, तुम दो प्याम्बर तैयार करवाने, बहुत दूर जाना है, मेरी बात भत्त गौर से सुनो। और फिर उसने जुकुई को अंदर जाने का कहा और नाजी फिर बगावत है कि बातें करने लगा। ये सब सोचकर वो अपने कमरे में वापस चलेगी। इसके और नाजी के हास कमरे के दरमियान एक दरवाजा था जो दूसरी तरफ से बंद था। उसने उसी दरवाजे के साथ कान लगा दिए। इधर की आवाज में सुनाई दे रही थी। पहले तो उसे कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में इसको नाजी की आवाज बड़ी साफ सुनाई दे रही थी। आबादियों से दूर रहना, अगर कोई शक में पड़े तो सबसे पहले इस पैगाम को गायब करना, जान पर खेल जाना, जो भी तुम्हारे रास्ते में हायल हो उसको रास्ते से हटा देना। तुम्हारा सफर 4 दिनों का है, 3 दिन में पहुंचने की कोशिश करना, समत याद कर लो। शमाल मुशरिक नाजी के रहा था। दोनों आदमी बाहर निकले, जुकुई भी बाहर निकली। उसने देखा कि दोनों सवार घोड़ों पर सवार हो रहे थे। नाजी और उद्दवर्ष भी बाहर निकले थे। वो शायद उनको अलो अदा कहने के लिए बाहर खड़े थे। घोड़सवार बहुत तेजी से रवाना हुए। नाजी ने जुकुई को भला कर कहा कि मैं बाहर जा रहा हूं, काम बहुत लंबा है, देर लगेगी, तुम आराम कर लो। अगर अकेले दिल न लगे तो घूम फेर लेना। हाल जब से आई हूं बाहर नहीं निकली, जुकुई ने कहा। नाजी और अबवरिश भी चले गए। जुकुई ने चुगहा पहना, कमर में खंजर उड़ और हरम की तरफ चल पड़ी। वो जगह कुछ सौ गज दूर थी। वो नाजी पर यह जाहिर कराना चाहती थी कि वो हरम के अंदर ही जारी है। दरबान को भी उसने यही बताया। हरम के अंदर जब जुकुई दाखिल हुई तो हरम वालियों ने इसको देखकर हैरान हुई। वो पहली बार वहां आई थी। सबने उसका इस्तकबाल किया और उसको प्यार किया। इन दोनों लड़कियों ने भी इसको खुश आमदीद कहा। जो जुकुई को कत्ल करना चाहती थी, जुकुई सबसे मिली और सबके साथ बातें की, फिर हरम से बाहर निकली। वो हिरांट मुलाजमा भी हुई थी जिसने जुकुई को कत्ल करना था। उसने जुकुई को बड़े गौर से देखा और जुकुई बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी के रहाइश गाह का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था और वीरान। जुकुई हरम से निकली तो नाजी की रहाइश गाह के बजाय बहुत तेज तेज दूसरी समत की तरफ चल पड़ी। इधर एक पग डंडी भी थी, लेकिन जुकुई जुरा इससे दौड़ जा रही थी। जुकुई से 15 से 20 कदम दूर एक साया भी चला जा रहा था। वो कमवी इंसान हो सकता था, लेकिन सियाह लिबादे में लपटे होने की वजह से कोई भूत ही लग रहा था। जुकुई की रफ्तार तेज हुई तो उस भूत ने भी अपनी रफ्तार और तेज कर दी। आगे घनी झाड़ियां थी, जुकुई उनमें से रूपोश हुई। सियाह भूत भी झाड़ियों से रूपोश हो गया। वहां से कोई उड़ाई 300 गज दूर सुल्तान सलाहुद्दीन की रहायंगा थी, जिसके उर्द गिर्द फौज के एली रतबों के अफराद रहते थे। जुकुई कारख इधर ही था। वो झाड़ियों से निकली ही थी कि बाईस तरफ से सियाह भूत उठा। चांदनी बड़ी साफ थी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। इसके पांव की आहट भी नहीं थी। भूत का हाथ ऊपर उठा, चांदनी में खिंजर चमका और बिजली की सी तेजी से जुकुई के बास कुंधे और गर्दन के दरमियान उतर गया। कोई की कोई चीख नहीं निकली, खिंजर उसके कुंधे से निकाल दिया गया। जख्वी ने इतना गहर ओर खाकर अपने कमरबंद से अपना भी खिंजर निकाला। भूत ने इस पर दूसरा फौर किया तो जख्वी ने उसके खिंजर वाले बाजू को अपने बाजू से रोककर अपना खिंजर भूत के सीने में उतार दिया। जख्वी को छेख सुनाई दी जो किसी औरत की थी। जकुई ने अपना खिंजर खींचकर दूसरा वार किया, जो इसके पेट में पूरा खिंजर उतर गया। इसके साथ भी जकुई के अपने पहलू में भी खिंजर लगा, लेकिन वो इतना गहर नहीं था। इसके साथ ही हमला करने वाली औरत चुकराकर गिरगी। जख्वी ने भी देखा कि उस पर हमला करने वाला कौन था। वो दौड़ पड़ी, इसके जिस्म से खून तेजी से बह रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन का मकान इसको चांदी में नजर आने लगा। आधा फासला तय कर कि जुकुई को चक्कर आने लगे। इसकी रफ्तार समत होगी। उसने चलाना शुरू किया। अली पैरा खोंज के डिल गए। वो बहुत मुश्किल से अपने कदम खीलने लगी थी। इस अजीम जासूस की मंजिल थोड़ी बहुत करीब थी, लेकिन इस तक पहुंचा मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। जुकुई ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए एक कीमती राज हासिल किया था। वो मुसलसल अली अय्यूबी कहकर पुकार रही थी। करीब की एक गश्ती संतरी फेर रहा था। इसे आवाज सुनाई तो वो दौड़कर वहां पहुंच गया। जुकुई उस पर गिर पड़ी और कहा, जल्दी भत्त, जल्दी मुझे अमीर मिस्र
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास। दोसिंत्री ने जब इसका खून देखा तो इसको पेट पर लाद कर दौड़ पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कमरे में बैठा अली बिन सफियान से रिपोर्ट ले रहा था। इसके दो नायब भी मौजूद थे। ये रिपोर्टें कुछ अच्छी नहीं थी। अली बिन सफियान ने बगावत के हदशे का इजहार किया था, जिस पर गौर हो रहा था। इतने में दरबान दौड़ता हुआ आया कि एक सिपाही एक जख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है। कहता है, ये लड़की अमीर मिस्र से मिलना चाहती है। ये सुनते ही अली बिन सफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह बाहर दौड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने भी जब ये अल्फाज सुने तो वो भी अली के पीछे दौड़ा। इतने में लड़की को अंदर लाया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चीख कर कहा, तबीब और जिराह को जल्दी से बुलाओ। लड़की को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उठाकर अपने पलंगपोश पर लिटा दिया। थोड़े ही वक्त में पलंगपोश भी खून से सरह हो रहा था। किसी को बुलाओ में अपना फर्ज अदा कर चुकी हूं। लड़की ने नहीफ सी आवाज में कहा, तुम्हें जख्मी किसने किया है जकवी? अली ने कहा, पहले मेरी बात सुन लो। शमाल मशरिक की तरफ सवार दौड़ा दो। दो सवार जाते नजर आएंगे। दोनों के चुखे बादामी रंग के हैं। एक का घोड़ा बादामी और दूसरे का स्याह है। वो ताजिर लगते थे। उनके पास सालार नाजी का तहरीरी पैगाम है जो ईसाई बादशाह फ्रैंक को भेजा है गया है। नाजी की ये सोडानी फौज बगावत करेगी। मुझे और कुछ नहीं मालूम। सुल्तान आपकी सल्तनत की सेहत खतरे में है। उन दो सवारों को रास्ते में ही पकड़ लो। तफसील उनके पास है। बोलते बोलते ज़कुई पर गश्शी तारी होगी। दो तबीब आगे। उन्होंने खून बंद करने की कोशिश की। ज़कुई के मुंह में दवाइयां डाली जिनके असर से ज़कुई फिर से बोलने के काबिल हुई। मिसाल के तौर पर नाजी ने उर्श के साथ किया। बातें की नाजी ने ज़कुई को कैसे अपने कमरे में जाने को कहा। नाजी का गुस्सा और भाग दौड़ दो सवारों का आना जाना वगैरह। फिर उसने बताया कि इसको ये इल्म नहीं कि उस पर हमला करने वाला कौन था। वो मौक़िया मौजू देखकर इधर ही आ रही थी कि पीछे से किसी ने खिंजर घोंप दिया। इसने अपना खिंजर निकालकर इस पर हमला किया। हमला आवर की चीख बता रही थी कि वह कोई औरत थी। उसने जगह बता दी तो उसी वक्त फौजी वहां दौड़ा दिए गए। ज़कवी ने कहा कि वो इंसान जिंदा नहीं होगा क्योंकि मैंने वार इसके सीने और पेट पर किए थे। ज़कुई का खून भी रोक रहा था। ज्यादातर खून पहले बह गया था। सुल्तान सलाहुद्दीन का ये जासूस अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अपने फर्ज पर अपनी जिंदगी कुर्बान हो रही थी। ज़कुई ने अमीर मिस्र सुल्तान सलाहुद्दीन का हाथ पकड़ा और चूम कर कहा, अल्लाह आपको और आपकी सल्तनत को सलामत रखे। आप शिकस्त नहीं खा सकते। मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता कि सुल्तान अय्यूबी का ईमान कितना पख्ता है। फिर उसने अली बिन सुफियान से कहा, अली, मैंने कोताही तो नहीं की। आपने जो फर्ज दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। तुमने उससे ज्यादा पूरा किया है। हमारे तो वहम व गुमान में भी नहीं था कि नाजी इतनी खतरनाक हद तक कार्रवाई कर सकता है और तुम्हें जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने तुमको सिर्फ मुखबरी के लिए वहां भेजा था। अली बिन सफियान ने कहा, ऐ काश मैं मुसलमान होती। ज़कुई ने कहा, इसके आंसू निकल आए। मेरे उस काम का जो भी मुआवजा बनता है वो मेरे अंधे बाप और सदा बीमार मां को देना, जिनकी मजबूरियों ने मुझे 12 साल की उम्र में रैकासा बना दिया। ज़कुई का सिर एक तरफ ढक गया। आंखें आधी खुली हुई थीं और इसके होंठ आधे नीमदा मुस्कुरा रहे थे। तबीब ने नब्ज पर हाथ रखा और सुल्तान की तरफ देखकर सर हिला दिया। ज़कुई की रूह इसके जख्मी जिस्म से आजाद हुई थी। एक गैर मुस्लिम ने इस्लाम की अजमत और सुल्तान से वफादारी की खातिर जान कुर्बान कर दी। सुल्तान सलाहुद्दीन ने कहा, यह किसी भी मजहब से थी। ज़कुई को पूरे एजाज के साथ दफन करो। उसने इस्लाम ही के लिए जान कुर्बान की है। अगरचे ये मुझे धोखे भी दे सकती थी। दरबान ने अंदर आकर कहा कि बाहर एक औरत की लाश आई है। जब देखा गया तो वो एक अधेड़ अमरावरत की लाश थी। जाए वकुआ से 2 खिंजर मिले थे। इस औरत को कोई नहीं पहचानता था। ये नाजी के हरम की एक मुलाजमह थी जिसको इनाम की लालच ने ज़कुई पर हमला करने पर मजबूर किया। रात को ही ज़कुई को फौजी एजाज के साथ सपर्द खाक किया गया और मुलाजमह की लाश घड़ा खोद कर दफना दी गई। दोनों को निहायत खफिया अंदाज से दफना दिया गया। जब तदफीन हो रही थी तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने निहायत ऐली किस्म के 8 जो उन घोड़े मंगवाए 8 जवान मंगवाए गए से
उनको अली बिन सुफियान की कमान में नाजी के इन 2 घोड़सवारों के पीछे दौड़ा दिया गया, जो नाजी का तहरीरी पैगाम ईसाई बादशाह को पहुंचा रहे थे। ज़ुकुई कौन थी? वो मराकिश की एक रकासा थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि इसका मजहब क्या था। वो मुसलमान नहीं थी, वो ईसाई भी नहीं थी। जैसा कि कहा गया है पहले ही कि अली बिन सुफियान सुल्तान के इंटेलिजेंस, जासूसी और सुराग रसानी का सरबराह था और उसे दूसरों के राज मालूम करने के कई ढंग अख्तियार करने पड़ते थे। सलाहुद्दीन इसको अपने साथ मिस्र लाया था। यहां आकर मालूम हुआ कि यहाँ का सालार नाजी निहायत ही शैतान और साजिशी है। इसके अंदरून हालात मालूम करने के लिए अली ने जासूसों का एक जाल बिछा दिया। इस इक़दाम से अली बिन सफियान को एक बात ये मालूम हुई कि नाजी शेषन की तरह अपने मुखालिफिन को जहर और हुसैन लड़कियों से फंसाता और अपना गिरविदा बनाता और रोता है। अली बिन सफियान ने तलाश व बहार के बाद किसी की वसातत से ज़ुकुई को मराकिश से हासिल किया और खुद बर्दा फरूश का रूप धार कर नाजी के हाथ बीच दिया। ज़ुकुई में ऐसा जादू था कि नाजी इसको सुल्तान के फंसाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन नाजी खुद इस लड़की के दाम में फंस गया और फंसा भी ऐसा कि ज़ुकुई के सामने वो अपने सालार से तमाम बातें किया करता था। नाजी ने ज़ुकुई को जश्न की रात सुल्तान सलाहुद्दीन के खेमे में भेज दिया और अपनी इस फतह पर बहुत खुश हो रहा था कि उसने सलाहुद्दीन का बत तोड़ दिया है। अब वो इस लड़की के हाथों शराब पिला सकेगा और सुल्तान को अपना गर्विदा बना लेगा। मगर नाजी के तो फरिश्तों को भी इल्म नहीं हो सका कि ज़ुकुई सुल्तान की जासूसा थी। ज़ुकुई सुल्तान को इसी रात रिपोर्टें देती रही और सुल्तान से हिदायत लेती रही। ज़ुकुई सुल्तान के खीमे से निकल कर दूसरी तरफ चली गई थी, जहां ज़ुकुई को सिरमुना कपड़े में लिपीटा एक आदमी मिला था। वो आदमी अली बिन सुफियान था, जिसने ज़ुकुई को मजीद कुछ और हदायत दी थी। इसके बाद ज़ुकुई नाजी के घर से बाहर न निकल सकी, जिसकी वजह से वो अली को कोई रिपोर्ट न दे सकी। आखिरकार इसको इसी रात मौका मिल गया और वो ऐसी रिपोर्टें लेकर पहुंची जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को था। ये ज़ुकुई की बदनसीबी थी कि ज़ुकुई के खिलाफ हरम में सिर्फ इसलिए साजिश हुई कि उसने नाजी पर कब्जा जमाया है। ये साजिश कामयाब रही और ज़ुकुई कत्ल हो गई, लेकिन मरने से पहले वो तमाम इत्लाएं सुल्तान तक पहुंचाने में कामयाब रही। ज़ुकुई के मरने के कुछ अरसा बाद वह मुआवजा जो अली बिन सुफियान ने ज़ुकुई के साथ तय किया था, सुल्तान की तरफ से इनाम और वो रकम जो अली बिन सुफियान ने नाजी से बर्दा फरूश की सूरत में नाजी से वसूल की थी, मराकिश में ज़ुकुई के माजूर वालिदीन को अदा कर दी गई। मौत के इस रात के सितारे टूट गए और जब सुबह हुई तो अली बिन सफियान 8 सवारों के साथ इंतहाई तेज रफ्तारी से शमाल मशरिक की तरफ जा रहा था। आबादियां दूर पीछे हटती जा रही थीं। अली को मालूम था कि शाह फ्रैंक के हेड क्वार्टर तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है। रात उन्होंने घोड़ों को आराम दिया। ये अरबी घोड़े थे जो थके हुए भी ताजा दम लगते थे। दौर खजूर के चंद दरख्तों में अली को 2 घोड़े जाते नजर आए। अली ने अपने दस्ते को रास्ता बदलने और ओट में होने के लिए टीलों के साथ साथ हो जाने को कहा। अली सहरा का राजदान था, भटकने का कोई खदशा न था। अली ने रफ्तार और तेज कर दी। अगले 2 सवारों और इस दस्ते के बीच कोई 4 मील का फासला रह गया। ये फासला तो तय हुआ, लेकिन घोड़े थक गए थे। वो जब खजूरों के दरख्तों तक पहुंचे तो दूसवार कोई 2 मील दूर मिट्टी के एक पहाड़ी के साथ साथ जा रहे थे। उनके घोड़े भी शायद थक गए थे। दोनों सवार उतरे और नजरों से ओझल हो गए। वो पहाड़ियों के ओट में बैठ गए थे। अली ने कहा और रास्ता बदल दिया। फासला कम होता गया और जब फासला कुछ सौ गुजर गया तो वो दोनों बंदे ओट से बाहर आए। उन्होंने घोड़ों के सरपट दौड़ने का शोर सुन लिया था। वो दौड़कर गायब हुए। अली बिन सुफियान ने घोड़े को एड़ी लगाई। थके हुए घोड़े ने वफादारी का सबूत दिया और अपनी रफ्तारी तेज कर दी। बाकी घोड़े भी तेज हो गए। वो जब पहाड़ी के अंदर गए तब दोनों सवार निकल चुके थे, मगर ज्यादा दौड़ नहीं गए थे। वो शायद घबरा भी गए थे। आगे रेतीली चट्टानें भी थीं। उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। कभी दाएं जाते, कभी बाएं। अली बिन सुफियान ने अपने घोड़े एक सफ में फैला दे और भागने वालों से 100 गुज दूर जा पहुंचा। एक तीरंदाज ने दौड़ते हुए घोड़े से तीर चला।
या जो एक घोड़े के टांग में जालगा, घोड़ा बेलगाम हवा। थोड़ी सी और भाग दौड़ के बाद वो दोनों घेरे में आ गए थे और उन्होंने हथियार डाल लिए। सवाल जवाब पर उन्होंने झूठ बोला और अपने आप को ताजिर जाहिर करने लगे, लेकिन जैसे ही तलाशी लेगी तो वह तहरीरी पैगाम मिल गया जो नाजी ने उनको दिया। इन दोनों को हिरासत में लिया गया, घोड़ों को आराम का वक्त दिया गया और फिर ये दस्ता वापस आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बड़ी बेचैनी से उनका इंतजार कर रहा था। दिन गुजर गया, रात भी गुजरती जा रही थी। आधी रात गुजर गई, अय्यूबी लेट गया और इसकी आंख लग गई। सहर के वक्त दरवाजे पर हल्के से दस्तक पर अय्यूबी की आंख खुल गई। दौड़कर दरवाजा खोला तो अली बिन सफियान खड़ा था। इसके पीछे 8 सवार और वो 2 कैदी खड़े थे। अली और कैदियों को सुल्तान ने अपने सोने के कमरे में भी बुला लिया। अली सुल्तान को नाजी का पैगाम सुनाने लगा। पहले तो सुल्तान के चेहरे का रंग भी पीला पड़ गया, फिर जैसे खून जोश मारकर सुल्तान के चेहरे और आंखों में चढ़ाया हो। नाजी का पैगाम हासा तवील था। नाजी ने सलीबियों के बादशाह फरेंग को लिखा था कि वो फिलां दिन और फिलां वक्त यूनानियों, रोमियों और देगर सलीबियों की बहरिया से बहरा रूम की तरफ से मिस्र में फौजें उतारकर हमला कर दें। हमले की इत्तला मिलते ही 50,000 सूडानी फौज भी अमीर मिस्र के खिलाफ बगावत कर देगी। मिस्र की नई फौज एक ही वक्त में बगावत और हमले के जवाब की काबिल नहीं। इसके गौज़ नाजी ने तमाम तर मिस्र या मिस्र के एक बड़े हिस्से की बादशाहत की शर्त रखी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोनों पैगाम लेकर जाने वालों को कैद खाने में डाल दिया और इसी वक्त ने मिस्री फौज से एक दस्ता भेजकर नाजी और नाजी के नाइबीन को इनके घरों में ही नजरबंद कर दिया। नाजी के हरम की तमाम लड़कियां आजाद कर दी गईं। नाजी के तमाम खजाने को सरकारी खजाने में डालकर सरकारी खजाना बना दिया गया और यह तमाम कार्रवाई खफिया रखी गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली की मदद से इस खत में जो पकड़ा गया था, हमले की तारीख मिटाकर अगली तारीख लिख दी। 2 जमीन फौजियों को शाह फ्रैंक की तरफ रवाना किया गया। इन दोनों फौजियों को यह जाहिर करना था कि वो नाजी के प्यांबर हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनको रवाना कर कि सूडानी फौज को मिस्री फौज में मुदगम करने का हुक्म रोक दिया। 8वें रोज वो दोनों प्यांबर वापस आ गए और शाह फ्रंक का जवाबी खत जो इसने नाजी के नाम लिखा था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दिया। शाह फ्रंक ने लिखा था कि हमले की तारीख से 2 दिन कबल सूडानी फौज बगावत कर दें ताकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सलीबियों का हमला रोकने की होश तक न रहे। अली बिन सफियान ने इन 2 प्यांबरों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इजाजत से नजरबंद कर दिया। यह नजरबंदी बाइज्जत थी, जिसमें दोनों के आराम और बेहतरीन खानों का खास ख्याल रखा गया। ये एक एहतियाती तदबीर थी कि ये अहम राज फाश न हों। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहेरा रूम के साहिल पर अपनी फौज को छिपा लिया, जहां सेल्बियों ने लंगर अंदाज होकर अपनी फौजें उतारनी थी। हमले में अभी कुछ दिन बाकी थे। एक मोर्ख सिराजुद्दीन ने लिखा है कि सूडानी फौज ने शाह फ्रैंक के हमले से पहले ही बगावत कर दी थी, जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताकत से दुबा ली थी, बल्कि प्यार, डिप्लोमेसी और अच्छे हुस्न सलूक से बदल ली थी। बगावत की नाकामी की एक वजह यह भी थी कि बागियों को अपना सालार नाजी भी नजर नहीं आया और इसका कोई नायब भी सामने नहीं आया। वो सब तो परेशानी में थे।